इस समय जब हम बात कर रहे हैं ना, किसी भी सामान्य व्यक्ति के बैंक खाते में जो पैसा दिख रहा है, जो स्क्रीन पर बैलेंस दिखता है। हाँ बिल्कुल, वो जो बैलेंस है वो वास्तव में उस बैंक के पास है ही नहीं। सुनने में बहुत अजीब लगता है। अजीब तो लगता है, लेकिन सच्चाई यही है। मतलब एक बैंक के नजरिए से देखें तो आम जनता का जो बचत खाता है वो उनके लिए सबसे बड़ी देनदारी है। और जो लोन उन्होंने किसी अजनबी को कार खरीदने के लिए दिया है वो उनकी सबसे कीमती संपत्ति है। एकदम सही। और यही बैंकिंग का असली खेल है। तो आज हम परमार एसएससी के उन क्लास नोट्स का एक तरह से गहन विश्लेषण कर रहे हैं जो रिजर्व बैंक और मौद्रिक नीति के उस कंट्रोल रूम का दरवाजा खोलते हैं, जहां से पूरी अर्थव्यवस्था को चलाया जाता है। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। देखिए, अर्थशास्त्र के नोट्स अक्सर केवल परिभाषाओं तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन अगर हम इसके पीछे की प्रणाली को समझें तो ये किसी थ्रिलर से कम नहीं है। बिल्कुल। और ये जानना सिर्फ परीक्षा के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि ये समझना हमारे दैनिक जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि एक संस्था कैसे पूरे देश में पैसे के प्रवाह को नियंत्रित करती है। हाँ, और ब्याज दरें कैसे तय होती हैं? बिल्कुल। और ये सारा तंत्र किस तरह से एक संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, आइए इसे समझते हैं। शुरुआत उस इमारत से करते हैं जिसे हम बैंक कहते हैं। बाहर से तो ये एक सुरक्षित तिजोरी की तरह दिखती है जहां लोग अपना पैसा रखते हैं। हाँ, जहाँ पैसा सुरक्षित है। लेकिन अंदर खाने यह पैसे की एक मंडी है। मतलब एक बैंक का प्राथमिक काम जनता से जमा स्वीकार करना है और फिर उसी पैसे को कर्ज के रूप में बाजार में उतार देना है। और कोई भी कमर्शियल बैंक समाज सेवा के लिए तो काम कर नहीं रहा है ना? जाहिर सी बात है। ये एक व्यापार है। और मुनाफा ही इसका मुख्य उद्देश्य है। जिस मॉडल पर यह काम करता है उसे बैंकिंग की भाषा में स्प्रेड कहा जाता है। बैंक में पैसा जमा किया, बैंक उस जमा पर 7% का ब्याज देता है। ठीक है। अब बैंक उसी पैसे को किसी दूसरे व्यक्ति को होम लोन या बिजनेस लोन के रूप में दे देता है और उससे 9% का ब्याज वसूलता है। सही। तो ये जो 9% और 7% के बीच का अंतर है ना, यानी 2%, यही स्प्रेड है। मतलब यही वो अंतर है जिससे बैंक अपने कर्मचारियों का वेतन देते हैं, इमारत का किराया भरते हैं और अपना भारी भरकम मुनाफा कमाते हैं। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि बैंक की बैलेंस शीट को देखने का नजरिया आम आदमी की सोच से बिल्कुल विपरीत होता है। वो कैसे? देखिए, लोग सोचते हैं कि उनका जमा किया हुआ पैसा बैंक की संपत्ति है, लेकिन तकनीकी रूप से जनता का पैसा बैंक के लिए एक लाइबिलिटी यानी देनदारी है। क्योंकि वो पैसा आज नहीं तो कल ग्राहक को वापस लौटाना ही होगा। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो लोन बैंक ने बाजार में दिया है वो बैंक के लिए एक एसेट यानी संपत्ति है। अच्छा, क्योंकि जब तक वो लोन चुकाया नहीं जाता वो हर महीने बैंक के लिए ब्याज के रूप में नई कमाई पैदा कर रहा है। एकदम सही। वो पैसा बैंक के लिए लगातार काम कर रहा है। अब इस पूरी बैंकिंग व्यवस्था को समझने के लिए हमें एक बुनियादी अवधारणा को समझना होगा जिस पर रिजर्व बैंक के सारे नियम टिके हैं। हाँ, इसे NDTL यानी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज कहा जाता है। इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए बैंक एक बहुत बड़े जलाशय या डैम की तरह है। अच्छा उदाहरण है। इस जलाशय में 2 तरह के दरवाजे हैं जहां से पानी, मेरा मतलब है पैसा, आता है। पहला दरवाजा है डिमांड लायबिलिटीज या डिमांड डिपॉजिट। ये वो पैसा है जिसे ग्राहक जब चाहे डिमांड करने पर निकाल सकता है, जैसे कि आपके बचत खाते या चालू खाते। हाँ, और चालू खाते पे तो बैंक आमतौर पर कोई ब्याज भी नहीं देते। बिल्कुल नहीं देते। और ये पैसा बहुत अस्थिर होता है, मतलब आज है कल निकाला जा सकता है। और दूसरा दरवाजा है टाइम लायबिलिटीज या टर्म डिपॉजिट्स। यहाँ पैसा एक निश्चित समय के लिए लॉक हो जाता है। फिक्स डिपॉजिट यानी FD या आवर्ती जमा यानी RD इसके सबसे सामान्य रूप हैं। यहाँ असल में बैंक और ग्राहक के बीच एक समझौता होता है। बैंक एक तरह से कहता है कि हमें स्थिरता चाहिए। क्या पैसा लंबे समय तक रखिए। हाँ, अगर आप अपना पैसा 1 या 2 साल के लिए हमारे पास छोड़ दें तो हम आपको ज्यादा ब्याज देंगे, क्योंकि जब बैंक को ये पता होता है कि एक निश्चित रकम अगले 5 साल तक कहीं नहीं जाने वाली है, तो वो बेझिझक उसे बड़े लोन में लगा सकते हैं। बिल्कुल, वे उस पैसे को बड़े और ज्यादा मुनाफे वाले कॉर्पोरेट लोन में लगा सकते हैं। लेकिन रुकिए, यहीं पर मुझे एक बहुत बड़ी समस्या नजर आती है। क्या? अगर बैंक हमारे जमा किए गए पैसों को, खासकर इस स्थिर पैसे को, इतनी आक्रामकता से बाजार में लोन पर दे रहे हैं, तो अगर किसी दिन शहर में कोई अफवाह फैल जाए?
ओहो, बैंक रन की स्थिति। हाँ, अगर अचानक किसी एक शाखा के बाहर हजारों लोग अपना पैसा वापस मांगने आ जाएं, बैंक तो खाली बैठा होगा क्योंकि उसका सारा पैसा तो लोन में फंसा है। ये तो एक बहुत बड़ा सिस्टमिक रिस्क है। यही वो बिंदु है जहां एक केंद्रीय बैंक तस्वीर में आता है। भारत में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई को पता है कि बैंकों का लालच उन्हें खतरे में डाल सकता है। इसलिए आरबीआई एक कड़ा नियम बनाता है कि कोई भी बैंक अपना 100% एनडीटीएल बाजार में उधार नहीं दे सकता। उन्हें कुछ बचा कर रखना होगा। बिल्कुल, उन्हें आपातकालीन स्थिति के लिए कुछ पैसा रिजर्व के रूप में सुरक्षित रखना ही होगा। इसके लिए 2 बड़े सुरक्षा जाल बनाए गए हैं, सीआरआर और एसएलआर। तो पहले बात करते हैं सीआरआर की, यानी कैश रिजर्व रेशियो। नोट्स के अनुसार ये एनडीटीएल का वो हिस्सा है जो आमतौर पर 3 से 4.5% के बीच होता है, जो बैंकों को हर हाल में आरबीआई के पास नकद के रूप में रखना ही पड़ता है। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त है, रिजर्व बैंक इस पैसे पर कमर्शियल बैंकों को 1 रुपए का भी ब्याज नहीं देता। अरे, तो एक तरह से बैंक तो इस नियम से नफरत करते होंगे। करते ही हैं। बैंक के नजरिए से तो ये पूरी तरह से मृत धन यानी डेड मनी है। वो पैसा जो बाजार में जाकर 9 या 10% का मुनाफा कमा सकता था, वो बस रिजर्व बैंक की तिजोरी में धूल खा रहा है। क्या ये बैंकों के लिए नुकसान का सौदा नहीं है? एक कमर्शियल बैंक के सीईओ को शायद ही नुकसान लग सकता है, लेकिन अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से देखें ना, मेरा मतलब है, अगर बड़े स्तर पर सोचें तो ये मृत धन ही वो चीज है जो बैंकिंग प्रणाली में लोगों का भरोसा बनाए रखती है, सुरक्षा के लिहाज से। हाँ, अगर कोई पैनिक या बैंक रन की स्थिति आती है तो आरबीआई के पास तुरंत उपलब्ध नकद होता है जो वो बैंकों को दे सकता है। समझ गया। और इसमें एक नया बदलाव भी आया है। पहले सीआरआर की एक न्यूनतम सीमा तय थी, लेकिन अब आरबीआई ने फ्लोर लिमिट हटा दी है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि किसी बहुत ही गंभीर आर्थिक संकट के समय आरबीआई इस सीमा को वैधानिक स्तर से भी नीचे ले जा सकता है ताकि बैंकों को राहत मिल सके। अच्छा, लेकिन केवल आरबीआई की तिजोरी में पैसा पड़े रहने से उस स्थानीय शाखा का क्या होगा जहां लोग सच में लाइन में खड़े हैं? उन्हें तो तुरंत लिक्विडिटी चाहिए ना। एकदम सही सवाल है। इसीलिए तो सीआरआर के बाद दूसरा सुरक्षा जाल आता है, एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। वैधानिक तरलता अनुपात। यह लगभग 18% के आसपास होता है और ये सीआरआर से बहुत अलग है ना? बिल्कुल अलग है। पहली बात, ये पैसा आरबीआई के पास नहीं रखा जाता, बल्कि बैंक इसे अपने पास ही रखते हैं। अपने पास, हाँ। और दूसरी बात, इसे सिर्फ नकद में रखना जरूरी नहीं है। बैंक इसे सोने में या सबसे पसंदीदा विकल्प सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करके रख सकते हैं। सरकारी प्रतिभूतियां यानी जीसेक्स? हाँ, और क्योंकि ये पैसा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशित होता है, तो बैंकों को इस पे लगातार ब्याज भी मिलता रहता है। इसलिए एसएलआर बैंकों को सीआरआर जितना बुरा नहीं लगता। सही बात है, कम से कम कमाई तो हो रही है। हाँ, यहाँ एक ऐतिहासिक संदर्भ देना बहुत जरूरी है। 1991 में नरसिम्हम समिति ने सिफारिश की थी कि एसएलआर को कम किया जाना चाहिए। क्यों? क्या पहले ये बहुत ज्यादा हुआ करता था? बहुत ज्यादा। एक समय ऐसा था जब एसएलआर 38.5% तक हुआ करता था। बाप रे, इतना ज्यादा? हाँ, सरकार एक तरह से बैंकों को मजबूर कर रही थी कि वे अपना सारा पैसा सरकारी प्रतिभूतियों में ही लगाएं ताकि सरकार अपने घाटे को पूरा कर सके। तो फिर बाजार में पैसा कैसे जाएगा? वही तो नरसिम्हम समिति ने कहा कि अगर बैंक अपना लगभग 40% पैसा सरकार को ही दे देंगे तो देश के व्यवसायों और उद्यमियों को लोन कहाँ से मिलेगा। इसलिए इसे धीरे धीरे कम किया गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज वैधानिक सीमा कम होने के बावजूद बैंक अपनी मर्जी से सरकारी प्रतिभूतियों में तय सीमा से अधिक पैसा निवेश करना पसंद करते हैं। क्योंकि ये 100% सुरक्षित है। मतलब कॉर्पोरेट लोन डूब सकता है, लेकिन भारत सरकार कभी डिफॉल्ट नहीं करेगी। बिल्कुल, यह सुरक्षा और रिटर्न का एक बेहतरीन संयोजन है। लेकिन क्या होगा अगर कोई बैंक लालच में आकर सीआरआर या एसएलआर का पालन ही ना करे? मतलब वो सोचे कि चलो थोड़ा और पैसा बाजार में घुमा देते हैं। ऐसा करना बहुत भारी पड़ सकता है। आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 42(3) के तहत इसके कड़े परिणाम होते हैं। जुर्माना लगता है? बहुत भारी जुर्माना। अगर कोई बैंक पहली बार ये गलती करता है तो उस पर बाजार में चल रहे बैंक रेट के ऊपर 3% का जुर्माना लगाया जाता है। बैंक रेट प्लस 3%? हाँ, और अगर अगले दिन भी वो स्थिति नहीं सुधरती,
तो ये जुर्माना बैंक रेट के ऊपर 5% तक चला जाता है। ओहो। ये इतना भारी जुर्माना है कि कोई भी बैंक ये जोखिम लेना ही नहीं चाहता। तो सीआरआर और एसएलआर से ये सुनिश्चित हो गया कि बैंक के डूबने का खतरा कम है, लेकिन आरबीआई का काम सिर्फ बैंकों को सुरक्षित रखना तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका मुख्य काम है पूरे देश की अर्थव्यवस्था में पैसे की मात्रा यानी लिक्विडिटी को घटाना और बढ़ाना, और इसके लिए इस्तेमाल होते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स यानी मात्रात्मक उपकरण। बिल्कुल। इन उपकरणों का सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि बाजार में पैसा कितना सस्ता है या महंगा है। इसका सबसे बुनियादी उपकरण है बैंक रेट। हाँ, बैंक दर। ये वो ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंकों को लंबी अवधि के लिए पैसा उधार देता है। और इसमें खास बात यह है कि बैंकों को कोई गारंटी या कोलैटरल नहीं देना पड़ता। इसका अर्थशास्त्र तो बहुत सीधा है। मतलब अगर आरबीआई बैंक रेट बढ़ा देता है तो कमर्शियल बैंकों के लिए आरबीआई से पैसा लेना महंगा हो जाएगा। बिल्कुल। अगर बैंक को पीछे से पैसा महंगा मिलेगा तो वो आगे जनता को भी महंगा होम लोन या कार लोन देगा। और जब लोन महंगा होगा तो लोग कम लोन लेंगे। सही कहा। कम लोन का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में पैसे की कुल आपूर्ति कम हो जाएगी, और अगर बैंक रेट कम होता है तो कर्ज सस्ता हो जाता है और बाजार में पैसा भर जाता है। लेकिन देखिए, बैंक रेट लंबी अवधि के लिए है। रोजमर्रा के लेन देन और अल्पकालिक तरलता को संभालने के लिए रिजर्व बैंक एक बहुत ही जटिल और चुस्त ढांचे का इस्तेमाल करता है, जिसे एलएएफ कहते हैं। हाँ, एलएएफ यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। और एलएएफ का स्टार खिलाड़ी है रेपो रेट। बिल्कुल। जब किसी बैंक को अचानक पैसे की जरूरत होती है तो वो अपनी सरकारी प्रतिभूतियों को गारंटी के रूप में आरबीआई के पास गिरवी रखता है और पैसा ले लेता है। साथ ही वो एक रेपो यानी रीपर्चेज एग्रीमेंट भी साइन करता है कि वो बाद में इन प्रतिभूतियों को वापस खरीद लेगा। यह दशकों से चला आ रहा था, लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाल ही में 2022-23 में इस ढांचे में एक भूचाल सा आया है। रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो रेट को एलएएफ ढांचे से लगभग बाहर ही कर दिया है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। रिवर्स रेपो वो व्यवस्था थी जहां अगर बैंकों के पास अतिरिक्त पैसा होता था तो वे उसे आरबीआई के पास जमा कर देते थे और आरबीआई उन्हें उस पैसे पर ब्याज देता था। लेकिन इसमें आरबीआई को बैंकों को गारंटी के तौर पर सरकारी प्रतिभूतियां देनी पड़ती थी। अब इसकी जगह एसडीएफ आ गया है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी या एसडीएफ। इसे पहली बार 2018-19 के बजट में प्रस्तावित किया गया था और 22 में लागू किया गया। तो एसडीएफ पुराने रिवर्स रेपो से बेहतर कैसे है? अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से देखें ना, तो एसडीएफ का सबसे क्रांतिकारी पहलू ये है कि ये बिना कोलैटरल के काम करता है। बिना गारंटी के? हाँ, जरा नोटबंदी के समय को याद कीजिए। 2016 की बात। बैंकों के पास अचानक इतना पैसा आ गया था कि वे उसे आरबीआई के पास जमा करना चाहते थे, लेकिन नियम के अनुसार आरबीआई को उन्हें बदले में जी-सेक्स देने थे। अच्छा, और क्या आरबीआई के पास इतने जी-सेक्स थे? वही तो। एक समय ऐसा आया जब आरबीआई के पास देने के लिए पर्याप्त जी-सेक्स ही नहीं बचे थे। एसडीएफ इस समस्या को जड़ से खत्म कर देता है। अरे वाह! अब रिजर्व बैंक बिना किसी गारंटी या जी-सेक्स के बाजार से कितना भी अतिरिक्त पैसा सोख सकता है। ये आरबीआई के हाथ में एक बहुत बड़ी ताकत है। ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक है। इसके अलावा एलएएफ के अंदर एक और उपक्रम है एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। हाँ, ये 2011-12 में शुरू किया गया था। ये उन बैंकों के लिए है जो बुरी तरह फंस गए हैं और जिन्हें ओवरनाइट यानी सिर्फ एक रात के लिए तुरंत पैसा चाहिए। और क्योंकि ये एक आपातकालीन खिड़की है, इसलिए इसकी ब्याज दर आम रेपो रेट से 1% ज्यादा होती है। ये एक प्रकार का पेनाल्टी रेट है। लेकिन एमएसएफ की सबसे बड़ी खूबी इसका रेट नहीं बल्कि इसका नियम है। बिल्कुल। आम रेपो रेट में बैंक अपनी उन प्रतिभूतियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो उन्होंने एसएलआर कोटे के लिए रखी हैं, लेकिन एमएसएफ में क्योंकि स्थिति आपातकालीन है, बैंक अपने अनिवार्य एसएलआर कोटे में सेंध लगा सकते हैं। हाँ, वे अपने एनडीटीएल के 1 से 2% तक के एसएलआर प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर अपनी जान बचा सकते हैं। इन सब के अलावा एक और तरीका है ओपन मार्केट ऑपरेशंस या ओएमओ। इसे अर्थशास्त्र में स्टेरिलाइजेशन भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें आरबीआई सीधे खुले बाजार में उतरता है और सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री करता है। अगर बाजार से पैसा सोखना है तो जी-सेक्स बेच दो, और बाजार में पैसा डालना है तो लोगों से जी-सेक्स खरीद लो और उन्हें नकद दे दो।
बहुत ही सीधा फंडा है। अब सवाल ये है कि ये सारे उपकरण वास्तविक दुनिया की समस्याओं को कैसे सुलझाते हैं। मान लीजिए देश में महंगाई बेकाबू हो गई है। इन्फ्लेशन, हाँ, इसका मतलब है कि बाजार में बहुत ज्यादा पैसा है और लोग हर चीज की ज्यादा कीमत देने को तैयार हैं। ऐसी स्थिति में आरबीआई हॉकिश नीति अपनाता है। इसे डियर मनी या कंट्रैक्शनरी नीति भी कहते हैं। हॉकिश मतलब बांस की तरह सख्त, है ना? बिल्कुल। रिजर्व बैंक सीआरआर बढ़ा देगा, रेपो रेट बढ़ा देगा, सब कुछ महंगा कर देगा। पानी के डैम की तरह वे सारे दरवाजे बंद कर देंगे ताकि बाजार में पैसे का बहाव रुक जाए। और अगर मंदी आ जाए, जब बाजार में कोई कुछ खरीद ही नहीं रहा हो, तब आरबीआई इसके बिल्कुल विपरीत डोविश या विस्तारवादी नीति अपनाएगा। वो कबूतर की तरह शांत और उदार हो जाएगा। अच्छा, सारे रेट्स गिरा दिए जाएंगे ताकि कर्ज सस्ता हो, लोग खूब पैसा उधार लें और अर्थव्यवस्था में दोबारा जान आ जाए। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एक बहुत ही चमत्कारी चीज हो रही होती है जिसे मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। हाँ, धन गुणक। किताबों में इसका फॉर्मूला 1/CRR दिया होता है, लेकिन हम इसे एक कहानी से समझते हैं। बिल्कुल, बताइए। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बैंक में 100 रुपए जमा किए। अगर CRR 10% है तो बैंक 10 रुपए रिजर्व में रखेगा और 90 रुपए किसी और व्यक्ति को कार लोन के लिए दे देगा। ठीक है। अब वो व्यक्ति उस 90 रुपए से कार खरीदेगा। कार बेचने वाला शोरूम मालिक उस 90 रुपए को अपने बैंक खाते में जमा करेगा। सही है। उसका बैंक फिर से 10% यानी 9 रुपए रिजर्व में रखेगा और बचे हुए 81 रुपए किसी और को उधार दे देगा। और ये सिलसिला चलता रहता है? बिल्कुल। वो एक ही 100 रुपए का नोट पूरी अर्थव्यवस्था में भूत की तरह घूमकर 1000 रुपए का प्रभाव पैदा कर देता है। और यहीं से रिजर्व बैंक की ताकत समझ आती है। अगर आरबीआई उस सीआरआर को 10% से बढ़ाकर 20% कर दे तो हर बैंक को हर कदम पर ज्यादा पैसा रिजर्व में रोकना पड़ेगा। तो वो 100 रुपए अब उतना बड़ा प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। हाँ, वो 100 रुपए अब केवल 500 रुपए का ही प्रभाव पैदा कर पाएंगे। मनी मल्टीप्लायर की रफ्तार धीमी हो जाएगी। और ये सिर्फ आरबीआई और बैंकों के बीच का खेल नहीं है। बैंक अपनी रोजमर्रा की लिक्विडिटी के लिए आपस में भी पैसा उधार लेते हैं। अगर एक बैंक को एक दिन से कम यानी ओवरनाइट के लिए दूसरे बैंक से पैसा चाहिए तो उसे कॉल मनी कहते हैं, जिसकी दरें अमूमन रिवर्स रेपो और एमएसएफ के बीच झूलती रहती हैं। और अगर ये अवधि 2 दिन से 14 दिन की हो तो उसे नोटिस मनी कहा जाता है। सही कहा। अब इन सब के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत ही बुनियादी सवाल घूम रहा है। क्या सवाल है? अर्थव्यवस्था की ये गाड़ी इतनी जटिल है, तो इसकी स्टीयरिंग व्हील किसके हाथ में है? ये रेपो रेट बढ़ाने या घटाने के फैसले लेता कौन है? देखिए, इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है नियंत्रण और सत्ता के संतुलन का। पहले ये शक्ति काफी हद तक आरबीआई गवर्नर और उनके सलाहकारों के हाथ में होती थी। फिर क्या हुआ? 2016 में उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों पर एक बहुत बड़ा संस्थागत बदलाव हुआ। सरकार ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी का गठन किया। हाँ, इस कमेटी की संरचना बहुत ही सोची समझी है। इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं। बिल्कुल। 3 सदस्य रिजर्व बैंक से होते हैं, जिनमें आरबीआई गवर्नर शामिल हैं, और 3 बाहरी विशेषज्ञ होते हैं जिन्हें भारत सरकार नियुक्त करती है। यह कमेटी हर 2 महीने में मिलती है, जिसे बाय मंथली मीटिंग कहते हैं। लेकिन एक बात सोचिए, अगर 6 सदस्य हैं तो क्या होगा अगर वोटिंग के समय किसी मुद्दे पर 3-3 से टाई हो जाए? यहीं पर आरबीआई गवर्नर की भूमिका अहम हो जाती है। अगर टाई होता है तो केवल उस स्थिति में आरबीआई गवर्नर को अपना दूसरा वोट यानी कास्टिंग वोट डालने का अधिकार होता है। अच्छा, निर्णायक वोट। हाँ, यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि नीतियां बनाते समय सरकार की आवाज सुनी जाए, लेकिन मौद्रिक नीति का अंतिम नियंत्रण रिजर्व बैंक के ही पास रहे। बहुत खूब। अभी तक हमने जितने भी उपकरणों की बात की, रेपो, सीआरआर, एमएसएफ, ये सब अर्थव्यवस्था में पैसे की मात्रा को कम या ज्यादा करते हैं। इसीलिए इन्हें मात्रात्मक उपकरण कहा जाता है। बिल्कुल। लेकिन अर्थव्यवस्था सिर्फ पैसे की मात्रा से नहीं चलती, ये इस बात से भी चलती है कि पैसा जा कहाँ रहा है। तो इस सब का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें गुणात्मक उपकरणों की भी आवश्यकता है। क्वालिटेटिव टूल्स। ये उपकरण पैसे की दिशा तय करते हैं। वो कैसे? मान लीजिए आरबीआई चाहता है कि लोग शेयर बाजार या गैर जरूरी लग्जरी चीजों के लिए कम लोन लें, लेकिन खेती के लिए ज्यादा लोन लें। इसके लिए वे मार्जिन रिक्वायरमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब? जब कोई व्यक्ति लोन लेता है
तो उसे कुछ पैसा अपनी जेब से देना होता है, जिसे मार्जिन या डाउन पेमेंट कहते हैं। हाँ, डाउन पेमेंट। आरबीआई लग्जरी चीजों के लिए ये मार्जिन बढ़ा देता है और कृषि के लिए घटा देता है। समझ गया। इसी तरह एक टूल है कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। इसके जरिए आरबीआई सीधे तौर पर यह तय कर सकता है कि किसी खास चीज को खरीदने पर कितनी किश्तें बनेंगी या भुगतान की अवधि क्या होगी। अच्छा, तो ये बाजारती मांग को माइक्रो लेवल पे नियंत्रित करता है। बिल्कुल। और एक बहुत ही दिलचस्प उपकरण है मॉरल सुएशन। ये कोई लिखित कानून या सख्त नियम नहीं है। इसे आप रिजर्व बैंक का सॉफ्ट पावर कह सकते हैं। हाँ, ये बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीका है। मान लीजिए आरबीआई गवर्नर सभी बड़े बैंकों के प्रमुखों को एक बंद कमरे में बुलाते हैं और कहते हैं कि देखिए, बाजार की स्थिति ठीक नहीं है, आप लोग जोखिम वाले क्षेत्रों में लोन देना कम कीजिए। एक तरह से चेतावनी। हाँ, यहाँ कोई आधिकारिक आदेश नहीं है, लेकिन एक आंतरिक चेतावनी है कि अगर बात नहीं मानी गई तो बाद में सख्त नियम लाए जा सकते हैं। और आखिरी गुणात्मक उपकरण है क्रेडिट राशनिंग। इसमें रिजर्व बैंक विभिन्न क्षेत्रों के लिए लोन की एक अधिकतम सीमा तय कर देता है। मतलब एक कोटा तय कर देते हैं। हाँ, इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि बैंक ज्यादा मुनाफे के लालच में सारा पैसा सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट्स को ना दे दें और छोटे उद्योगों या किसानों के लिए पैसा बचे ही नहीं। ये तो ही रिजर्व बैंक की बात। लेकिन जब महंगाई से लड़ने की बात आती है तो सरकार भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठती। राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी। हाँ, और यहाँ मैं श्रोताओं को स्पष्ट कर दूं कि हम जो भी बात करने जा रहे हैं वो किसी भी राजनीतिक विचारधारा से परे विशुद्ध अर्थशास्त्र का हिस्सा है। हम किसी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, हम सिर्फ आर्थिक सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। जब सरकार को लगता है कि लोगों के पास खर्च करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा है, जिससे महंगाई बढ़ रही है, तो सबसे पहला सैद्धांतिक कदम होता है टैक्स बढ़ाना, कर बढ़ाना। हाँ, जब सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर बढ़ाती है तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम, यानी वो पैसा जो वे अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं, कम हो जाती है। और जब जेब में पैसा कम होगा तो मांग अपने आप घट जाएगी। एकदम सही। इसी तरह सरकार सब्सिडी में कटौती कर सकती है। जब किसी वस्तु पर मिल रही सरकारी छूट खत्म हो जाती है तो उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, जिससे उसका अत्यधिक उपभोग रुक जाता है। और एक और दिलचस्प आर्थिक तंत्र है एमएसपी, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का नियंत्रण। हाँ, नोट्स के अनुसार अत्यधिक एमएसपी से खाद्यान्न की कीमतें बढ़ सकती हैं। इसलिए इसे नियंत्रित रखने से पूरे बाजार में खाद्यान्न महंगाई को काबू में रखा जा सकता है। ये एक विशुद्ध मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी है। तो आज के इस विश्लेषण में हमने उस पूरे कंट्रोल रूम का भ्रमण कर लिया। हमने देखा कि बैंक कैसे काम करते हैं, रिजर्व कैसे उन्हें डूबने से बचाते हैं, और कैसे नए उपकरण जैसे एसडीएफ पूरी व्यवस्था को और अधिक मजबूत बना रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जाने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहता हूं, जिस पर आप सब खुद गहराई से सोच सकते हैं। हमने शुरुआत में देखा था कि हर कमर्शियल बैंक टाइम डिपॉजिट यानी लंबी अवधि के फिक्स डिपॉजिट को सबसे ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि ये स्थिर पैसा होता है। हाँ, और इसी स्थिरता के दम पर बैंक निडर होकर मनी मल्टीप्लायर का खेल खेलते हैं और बाजार में आक्रामक तरीके से बड़े बड़े लोन बांटते हैं। ये बैंकिंग के मुनाफे की रीढ़ है ना? अब जरा सोचिए, अगर किसी दिन देश में कोई बहुत बड़ी अफवाह फैल जाए, कोई ऐसा डर बैठे कि रातों रात देश का हर एक नागरिक अपनी सारी लंबी अवधि की एफडीज को तुड़वा ले और उस सारे पैसे को अपने डिमांड डिपॉजिट यानी बचत खाते या चालू खाते में ट्रांसफर कर दे, जहां से वो किसी भी सेकंड पैसा निकाल सकता है। बिल्कुल, बैंक से पैसा बाहर नहीं गया है, वो बस एक खाते से दूसरे खाते में गया है। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या उस परिदृश्य में बैंकों का ये मनी मल्टीप्लायर जो पूरी तरह से स्थिरता पर टिका है, काम कर पाएगा? ओह, या फिर क्या बिना एक भी रुपए के डिफॉल्ट के केवल लोगों के इस कदम से पूरी बैंकिंग प्रणाली भयानक रूप से ठप हो जाएगी? ये एक बेहद डरावना लेकिन व्यवस्था की जड़ों को हिला देने वाला सवाल है। ये सोचने वाली बात है।